नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। हर साल एक पहेली आती है जो हर नौकरी पेशा इंसान को उलझा देती है। इनकम टैक्स भरते समय पुरानी टैक्स व्यवस्था चुने या नई? और ये सिर्फ एक फॉर्म में टिक लगाने जैसा आसान सवाल बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जिससे किसी की जेब में हजारों और कभी-कभी तो लाखों रुपए का फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। इसीलिए आज हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक दस्तावेजों को खंगाला है ताकि इस पूरी उलझन को, इस पहेली को सुलझाया जा सके। हमारा मकसद है कि इन दोनों विकल्पों के पीछे की जो सोच है उसको समझें। हाँ, और इनके नफे नुकसान को टटोने और ये जानने में मदद करें कि किसी की अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से कौन सा रास्ता बेहतर है। और ये अब और भी जरूरी हो गया है ना, क्योंकि सरकार ने हाल में कुछ बदलाव किए हैं। हाँ, खासकर नई व्यवस्था को लेकर, जिससे पूरा हिसाब किताब ही बदल गया है। शुरू हुई। आखिर ये दो अलग अलग टैक्स सिस्टम बनाए ही क्यों गए? चलिए पहले उस व्यवस्था की बात करते हैं जिससे हम सालों से वाकिफ हैं, हमारी पुरानी जानी पहचानी टैक्स व्यवस्था। इसके पीछे का मूल विचार क्या है? इसका मूल विचार सिर्फ टैक्स लेना नहीं, बल्कि लोगों की वित्तीय आदतों को एक दिशा देना है। ये दरअसल आप कह सकते हैं कि टैक्स पेयर और सरकार के बीच एक तरह की साझेदारी है। साझेदारी, ये तो एक दिलचस्प नजरिया है। हाँ, सरकार कहती है आप उन चीजों में पैसा लगाइए जिन्हें हम देश के लिए अच्छा मानते हैं, जैसे भविष्य के लिए बचत करना, घर खरीदना, अपना और परिवार का स्वास्थ्य बीमा करवाना। और बदले में हम आपको टैक्स में इनाम देंगे। बिल्कुल। और इसी इनाम को हम डिडक्शन या कटौती कहते हैं, जैसे सेक्शन 80C, 80D, HRA वगैरह। अच्छा, तो ATC मतलब वो 1.5 लाख रुपए वाली लिमिट जिसमें PF, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस ये सब आ जाता है। वो सबसे मशहूर है। फिर 80D है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट देता है, और HRA तो है ही। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो शायद हर किराएदार का सबसे बड़ा सहारा है। मतलब अगर कोई किराए के घर में रहता है तो सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स से बच जाता है। सही। तो कुल मिलाकर इस पुरानी व्यवस्था में टैक्स की दरें भले ही 5%, 20%, 30% के स्लैब में थोड़ी ज्यादा दिखें, लेकिन अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने के कई रास्ते खुले हैं। हाँ, और यही बात इसे उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद बनाती है जिनके जीवन में बड़े वित्तीय कमिटमेंट्स हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति जिसने होम लोन लिया है वो ब्याज और मूलधन दोनों पर टैक्स छूट ले सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी। या जिसके परिवार में ज्यादा लोग हैं और स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम ज्यादा है। ये व्यवस्था उन्हें अपने फाइनेंस को पूरी तरह से प्लान करने का नियंत्रण और लचीलापन देती है ना। कई लोगों के लिए तो ये एक बड़ी माथापच्ची ही होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पुरानी व्यवस्था का ढांचा ही आपको एक अनुशासित निवेशक बनाने पर टिका है, लेकिन इसमें बहुत सारे नियम, शर्तें और कागजी कार्रवाई भी हैं। मतलब बहुत झंझट है। हाँ, और लगता है सरकार को भी ये महसूस हुआ कि हर कोई, खासकर युवा पीढ़ी, इस झंझट को नहीं पड़ना चाहती, और शायद इसी सोच ने 2020 की नई व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, तो अब आते हैं इस नई सीधी साधी व्यवस्था पर। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सरकार ने क्या दांव खेला? सरकार का दांव था सरलता। उन्होंने कहा, सारे झंझट और लगभग 70 तरह की कटौतियां भूल जाइए, हम आपको टैक्स की दरें कम करके देते हैं। मतलब ये एक सीधा सौदा है। हाँ, कम कागजी कार्रवाई और कम टैक्स रेट। लेकिन बदले में आपको टैक्स बचाने वाले ज्यादातर रास्ते छोड़ने होंगे। एक मिनट, मतलब HRA की छूट गई, LTA जो कंपनी परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए देती है उस पर भी टैक्स छूट नहीं, और ATC का 1.5 लाख का फायदा भी नहीं। ये तो बहुत बड़ा सौदा है। हाँ, ये एक ट्रेड ऑफ है। आपको चुनना है कि आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा कटौतियां या कम टैक्स रेट। ये नई व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनके पास क्लेम करने के लिए ज्यादा डिडक्शन नहीं होते। जैसे कोई युवा जिसने अभी अभी नौकरी शुरू की है। बिल्कुल, किराए पर भी नहीं रहता, कोई होम लोन नहीं है, परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां नहीं है, उसके लिए कम टैक्स रेट और ये कि जितनी सैलरी हाथ में आई उस पर सीधा सीधा टैक्स दे दो, ये ज्यादा आकर्षक हो सकता है। और इसकी टैक्स दरें वाकई में आकर्षक लगती है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी वो ये कि 7 लाख रुपए तक की आय पर रिबेट मिलने से ये प्रभावी रूप से टैक्स फ्री हो जाती है। हाँ, ये पुरानी व्यवस्था के 5 लाख की सीमा से बहुत ज्यादा है, और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। पर पहले इसमें एक कमी थी, है ना? स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था। सही, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी कमी थी। हाँ। लेकिन अब इसमें भी 7,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अच्छा, तो इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और वो भी पुरानी व्यवस्था के 50,000 रुपए से ज्यादा। इसने तो नौकरी पेशा लोगों के लिए पूरा गणित ही बदल दिया होगा। बिल्कुल,
इस एक बदलाव ने नई व्यवस्था को बहुत से लोगों के लिए एक गंभीर विकल्प बना दिया है। सिर्फ नौसिखियों के लिए नहीं, अब ये कई अनुभवी पेशेवरों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि 7 लाख तक की आय वालों के लिए नई व्यवस्था बिना सोचे समझे चुन लेने वाली बात है। क्या ये इतना सीधा है या इसमें भी कोई पेंच है? देखने में तो सीधा लगता है, लेकिन पेंच है। हाँ ये 7 लाख की टैक्स फ्री सीमा एक तरह का भ्रम भी पैदा कर सकती है। हाँ। अगर किसी की आय 7,01,000 भी हो गई तो रिबेट का फायदा हट जाता है और फिर 3 लाख से ऊपर की पूरी आय पर टैक्स देना पड़ता है। जबकि पुरानी व्यवस्था में हो सकता है कि वो व्यक्ति डिडक्शंस का इस्तेमाल करके अपनी टैक्सेबल इनकम को 5 लाख से नीचे ले आए और कोई टैक्स न दे। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, एक आम इंसान कैसे फैसला करे? एक तरफ है बचत और निवेश पर इनाम, दूसरी तरफ है सरलता और कम शुरुआती दरें। ये तो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा चुनाव है। इसका फैसला करने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला और सबसे बड़ा अंतर है टैक्स फ्री इनकम की सीमा रिबेट के साथ। पुरानी में 5 लाख, नई में 7 लाख। ठीक है। दूसरा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, पुरानी में 50,000, नई में 75,000। और तीसरा जो निर्णायक है वो है कटौतियों की लिस्ट। अगर किसी के पास होम लोन का ब्याज, एचआरए, एटीसी का निवेश मिलाकर कुल कटौतियां मान लीजिए 2.5-3 लाख रुपए या उससे ज्यादा बन रही हैं, तो संभावना यही है कि पुरानी व्यवस्था में ही ज्यादा फायदा होगा। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दस्तावेज ये साफ करता है कि नई टैक्स व्यवस्था अब डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर किसी ने कुछ नहीं चुना तो सिस्टम अपने आप ये मानने का कि आप नई व्यवस्था चुन रहे हैं, आपका टैक्स उसी के हिसाब से कटेगा। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक तरह का साइलेंट डिसीजन है जो सरकार आपकी तरफ से ले रही है। अगर आप सो रहे हैं तो आप नई व्यवस्था में हैं। बिल्कुल, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि कई लोग तो ये सब अपनी कंपनी के एचआर पर छोड़ देते होंगे और उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि वे शायद ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। तो ये एक नज है, एक मनोवैज्ञानिक धक्का। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई सरल व्यवस्था को अपनाएं। सही कहा, इसलिए उसे डिफॉल्ट बना दिया है। अगर किसी को पुरानी व्यवस्था का लाभ लेना है तो उसे मेहनत करके सोच समझकर उसे चुनना होगा, यानी ऑप्ट इन करना होगा। क्या ये चुनाव पत्थर की लकीर है या इसे बदला जा सकता है? मान लीजिए इस साल मेरे पास कोई बड़ा निवेश नहीं है तो मैंने नई व्यवस्था चुनी, लेकिन अगले साल मैंने होम लोन ले लिया, तो क्या मैं पुरानी में वापस जा सकती हूँ? यहाँ नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों के लिए नियम अलग अलग हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए पूरी आजादी है। अच्छा। हाँ, वे हर साल अपनी वित्तीय स्थिति देखकर ये फैसला बदल सकते हैं। इस साल नई, अगले साल पुरानी, ये पूरी तरह से उन पर है। मतलब हर साल की शुरुआत में उन्हें अपनी रणनीति बनानी होगी। हाँ, लेकिन जिन लोगों की आय बिजनेस या किसी प्रोफेशन से है, उनके लिए ये फैसला ज्यादा गंभीर होता है। वो जीवन में सिर्फ एक बार ही नई व्यवस्था से पुरानी व्यवस्था में वापस जा सकते हैं। सिर्फ एक बार? जी, अगर उन्होंने दोबारा नई व्यवस्था चुन ली तो फिर वे पुरानी में कभी नहीं लौट पाएंगे। ये तो वाकई में ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, क्या कोई ऐसी चीज है जिस पर इस चुनाव का कोई असर ही नहीं पड़ता? मान लीजिए किसी को शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से कोई बड़ा मुनाफा हुआ हो, जैसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। इस चुनाव का कैपिटल गेन्स टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब कैपिटल गेन्स के नियम दोनों के लिए एक जैसे हैं? बिल्कुल, कैपिटल गेन्स को इस बहस से बाहर रखा गया है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि सरकार निवेश से होने वाली कमाई यानी इन्वेस्टमेंट इनकम और सैलरी से होने वाली कमाई यानी सैलरी इनकम को अलग-अलग नजर से देखती है। कैपिटल गेन्स पर टैक्स के नियम पूरी अर्थव्यवस्था में निवेश के फ्लो को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें बदलना जोखिम भरा हो सकता था। ठीक है, समझ गई। और सीनियर सिटीजन्स का क्या? पुरानी व्यवस्था में उन्हें 60 साल की उम्र पर 3 लाख और 80 साल पर 5 लाख रुपए तक की बेसिक छूट मिलती है। क्या नई व्यवस्था उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी करती है? सीधे तौर पर देखें तो ऐसा लग सकता है, क्योंकि नई व्यवस्था में उम्र के आधार पर कोई अलग स्लैब नहीं है। वो विशेष फायदा यहां नहीं मिलता। लेकिन 7 लाख रुपए तक की आय पर मिलने वाली रिबेट उन पर भी लागू होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। तो अगर एक सीनियर सिटीजन की पेंशन या अन्य स्रोतों से आय 7 लाख तक है और उनके पास ज्यादा कटौतियां नहीं है, तो नई व्यवस्था उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। और अगर कोई इन सब बातों के बाद भी उलझन में है और खुद इतना हिसाब किताब नहीं करना चाहता, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद एक टूल दिया है।
उनकी आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर एक टैक्स कैलकुलेटर है। अच्छा, एक तुलना करने वाला टूल। हाँ, वहाँ कोई भी अपनी सैलरी, संभावित निवेश, घर का किराया जैसी जानकारी डालकर आसानी से देख सकता है कि किस व्यवस्था में कितना टैक्स बनेगा। ये फैसला लेने का सबसे सटीक और आसान तरीका है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि यह चुनाव सिर्फ गणित का नहीं, बल्कि किसी की वित्तीय जीवन शैली, आदतों और भविष्य की योजनाओं का भी है। बिल्कुल सही कहा। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। एक तरफ है पुरानी व्यवस्था, जो आपको निवेश और कटौतियों के जरिए अपने टैक्स पर ज्यादा नियंत्रण और लचीलापन देती है, और आपको बचत और निवेश के लिए अनुशासित भी करती है। सही। और दूसरी तरफ है नई व्यवस्था, जो सरलता, कम कागजी कार्रवाई और कम शुरुआती टैक्स दरें देती है, जिससे आपके हाथ में तुरंत खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आता है। तो चुनाव इस पर निर्भर करता है कि कोई क्या चाहता है, टैक्स बचाने के लिए अनुशासन और योजना, या फिर ज्यादा कैश इन हैंड और सरलता। बिल्कुल। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर साल अपनी स्थिति का आकलन करें और उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। चलिए, श्रोता के लिए एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं, कुछ ऐसा जिस पर वो इस चर्चा के बाद सोच सकें। एक बात सोचने वाली है, अब जब नई व्यवस्था ही ऑटो पायलट मोड पर है और ये टैक्स से जुड़े निवेश को कम प्रोत्साहित करती है, तो क्या इसका असर हमारी बचत करने की आदत पर पड़ेगा? पहले टैक्स बचाने के चक्कर में ही सही एक दबाव होता था, जिसकी वजह से लोग पीपीएफ, बीमा या ईएलएसएस में पैसा डाल देते थे। एक तरह का जबरदस्ती वाला अनुशासन। हाँ, अब जब वो डंडा हट गया है, तो क्या लोग हाथ में आए ज्यादा पैसे को उड़ा देंगे या समझदारी से अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए कहीं और लगाएंगे? ये एक दिलचस्प व्यवहारिक बदलाव होगा, जिस पर आने वाले सालों में नजर रहेगी। ये सिर्फ टैक्स का नहीं, हमारी वित्तीय आदतों का भी एक इम्तिहान है।